नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। और पूर्व में हम लोगों ने इतिहास की क्लास ली थी और उसमें हम प्राचीन इतिहास से अपनी शुरुआत किए थे। तो उस क्रम में हम देखे कि सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वैदिक संस्कृति को हमने देखा जिसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से हम आगे बढ़ते हुए आए और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए 62 संप्रदायों का उल्लेख किया। साथ ही उसमें जो प्रमुख संप्रदाय थे जैसे नास्तिक संप्रदाय, बौद्ध और जैन की चर्चा किया था। उसके अलावा हमने बात की थी वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म की। अब चूंकि हम जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ बल्कि धार्मिक आंदोलन के अलावा भी या उससे इतर भी कुछ चीजें हमें वस्तु रूप में दिखाई पड़ती हैं, जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय। लेकिन क्या बड़े साम्राज्य का उदय अचानक हो गया? तो हम जानते हैं कि इस तरीके की घटना एकाएक जो घटना होती है वो इतिहास में नहीं होती है। क्या होता है, हमने पाया है कि इतिहास में जो भी घटनाएं हैं एक निरंतरता का परिणाम है। यानी पहले वो सूक्ष्म रूप में आती हैं और धीरे धीरे उनका रूप हम विशाल पाते हैं। इस क्रम में हमने देखा कि जो आर्यों की इकाई थी, जैसे हमने कहा कि ग्रामीण इकाई जो सबसे छोटी इकाई थी या उनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसके ऊपर हम गए तो हमने पाया कि कई गांवों का समूह जो आपस में मिला तो विश्व, विश्व से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की तरफ यात्रा। यानी कि हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे 16 महाजनपदों के उदय की। इस क्रम में हम लोगों ने ये जाना है कि जो 16 महाजनपद हैं इनकी चर्चा पिछले क्लास में मैंने की थी थोड़ी, कि इनका सबसे पहला उल्लेख जिन ग्रंथों में मिलता है 16 महाजनपद, यानी कि हम यह जान सकते हैं कि गंगा घाटी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद उदित हुए या महाजनपदों का जो अस्तित्व दिखाई देता है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। इस क्रम में हम यहाँ पे थोड़ा ये मैप धुंधला है, फिर भी इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से महाजनपद हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी पुस्तक है जो बताती है 16 महाजनपदों की सूची। तो हम पाते हैं एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये दो ऐसी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम लोगों ने महाजनपदों के विषय में थोड़ा बहुत जाना कि कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी सूची क्या है। इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि महाजनपद जो हैं उसमें काशी है, कौशल है, अंग है, मगध है, अवधि है, साथ ही वत्स है, अवंती है, अस्मक है, सुरसेन है, गांधार है। तो इसमें हम पाते हैं कि जितने भी जनपद थे लगभग 15 महाजनपद, 15 महाजनपद जो हैं ये हमें उत्तर भारत में दिखाई देते हैं, उत्तर भारत में। लेकिन एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में दिखाई देता है और वो कौन है? अस्मक है। हम लोगों ने इसकी बात की थी कि अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दिखाई पड़ता है कहां? दक्षिण भारत में। अब इससे हम आगे चलेंगे तो हम पाएंगे कि ये महाजनपद जो थे ये क्या सिर्फ महाजनपद थे? हम यह भी देखते हैं कि इस काल को संघर्ष का काल कहा गया है। एक ऐसा काल जहां पे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। एक राज्य अपने पड़ोसी राज्य से इसलिए संघर्षरत है कि वो अपनी क्षेत्र सीमा का विस्तार कर सके या क्षेत्र सीमा को बढ़ा सके। इस क्रम में हम देखेंगे कि हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो महाजनपद हैं उनमें जो सर्वाधिक महाजनपद है उनकी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा के आसपास ज्यादा दिखाई देगी। कारण यह है कि हम पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी महाजनपद हैं या जितने गणराज्य हैं, जैसे कि पूर्व क्लास में ये बात हो चुकी है, वहां विस्तार से आप पिछले क्लास को देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि बुद्ध काल का यानी कि बुद्ध के काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो गणराज्य है वो लिच्छवी गणराज्य है। वहीं अगर राजतंत्र की हम बात करें तो हम कहेंगे कि राजतंत्र में कौशल है, मगध है, वत्स है और अवंती है, यानी कि 4 बड़े महाजनपद। और इन्हीं के बीच यानी कि कौशल,
मगध, वत्स और अवंती, इनके मध्य संघर्ष, ठीक। क्योंकि 16 महाजनपद में कहते हैं ना कि अब जो आईएएस बनने आते हैं तो क्या सभी आईएएस थोड़ी बन जाते हैं, बहुत लोग दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं। तो महाजनपदों में भी हम देखते हैं कि जो साम्राज्य का विस्तार था, उस सबका साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि ये आपसी संघर्ष था और ये गंगा घाटी में सबसे ज्यादा हुआ, यानी भारत भूमि पे। और भारत भूमि के आपस के ही राज्य क्या कर रहे थे, आपस में द्वंद्व युद्ध में लगे हुए थे या युद्ध में व्यस्त थे, ताकि क्या किया जा सके, राज्य की या क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया जा सके। इस क्रम में हम पाते हैं कि जो ये चार है, यानी 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद मूल रूप से उभर के सामने आ रहे हैं, जिनमें मैंने कहा कि कौशल है, मगध है, वत्स है और अवंती है। लेकिन अगर इन चारों में भी हम देखें तो हम पाएंगे कि एक महाजनपद है जो सबसे आगे निकल रहा है, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे कि कौन है, तो हम पाएंगे कि वो कौन है, मगध है। तो मगध की पृष्ठभूमि ज्यादा मजबूत हो रही है। क्यों? क्यों अपने सभी जो समानार्थी महाजनपद हैं उनको पीछे छोड़कर वो इस लाइन में या कहिए इस रेस में सबसे आगे निकला? उसके पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे यानी कि मगध के उत्कर्ष के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, हमारा फोकस यहां होगा। कारण यह है कि मगध से ही हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। एक सुव्यवस्थित राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कहां से होगी, मगध से होगी। उसके पूर्व जरा हम देखते हैं कि हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है। लिखा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा, यानी कि लोग लोहे के प्रयोग से बहुत परिचित थे। यानी यहां पर लोहे के उत्पादन के लिए कुछ तो सोर्स रहा होगा, खाने रही होंगी तभी तो मिल रहा होगा। दूसरी चीज, इसके अतिरिक्त उपज, देखिए कभी भी कृषि अधिशेष और कृषि, चूंकि ये सबसे प्राचीन हमारी कार्य प्रणाली है, उसमें ये देखते हैं कि उपज, तो कृषि उपज भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम पाएंगे कि यहां मगध के पास लोहे का प्रचुर भंडार भी है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मगध के पास उपजाऊ या कहिए गंगा घाटी और गंगा प्लस सोन के बीच का जो क्षेत्र है, जो बहुत उपजाऊ, जिसे हम वर्तमान भाषा में जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहते हैं, जो कि काफी उपजाऊ होता है, उस तरीके का क्षेत्र भी इसके पास है। तथा अन्य आर्थिक परिवर्तन, जिसमें विविध शिल्पों के उदय को भी हम इसमें रख सकते हैं कि विभिन्न शिल्पियों का उदय। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल से आ रही है, कि ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार जब पड़ने लगी तो उस समय क्या उदित हुआ, क्षेत्रीय भावनाओं के जागृत होने से कई नवीन नगरों का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ। यानी कि यह वह काल था जो कि न केवल धार्मिक उन्नति का था, बल्कि उसके साथ साथ हम पाते हैं कि राजनीतिक उन्नति भी हम देख सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय भावनाओं के प्रबल होने से नगरीय डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं या नगरीय विकास को भी हम देख सकते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं, चूंकि हमने कहा कि 16 महाजनपद हैं, 16 में 4 सबसे मजबूत है और 4 में भी एक जो सबसे ज्यादा मजबूत होकर निकलता है वो कौन है, मगध है। तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस यहाँ पे मगध का होगा। और चूंकि हमारा टॉपिक ही है कि मगध राज्य का उत्कर्ष, स्पष्ट और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार आता भी है कि आखिर मगध के उदय के कारण कौन से थे। तो पहली चीज कि भाई उसके पास उपजाऊ मैदान है। दूसरी चीज, लोहे की प्रचुर खाने हैं जहां से भरपूर मात्रा में वो लोहा प्राप्त कर लेता है। तीसरी चीज, जंगल है और जंगल से वो युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले हाथी या हस्ती का प्रयोग करता है, यानी कि हाथी, लोहे की खान और कृषि का उपजाऊ मैदान, ये 3 चीज मगध के पास विशेष दिखाई देता है। इस क्रम में हम पाएंगे कि आखिर मगध का उल्लेख सबसे पहले कहां हुआ। तो मगध का उल्लेख हम पाते हैं कि सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि मगध का उल्लेख सबसे पहले कहां किया गया, तो अथर्ववेद में। हम जानते हैं कि अथर्ववेद हमारी क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक गणराज्य है, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, यह विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, जिसका गठन लगभग 500 बीसी में हुआ, ठीक है। और वजी संघ क्या है, लिच्छवियों की राजधानी है, यानी कि लिच्छवी गणराज्य की जो राजधानी है
ठीक है, उसके रूप में यह दिखाई देता है। फिर 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली रूप में है। तो देखिए, जब मगध को हम पढ़ना शुरू करेंगे या मगध के बारे में समझना शुरू करेंगे तो कुछ चीजों को ध्यान देंगे। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि मगध राजवंश या मगध की जो उत्पत्ति होती है वो किस तरीके की है, ठीक है, या क्यों है, या मगध क्यों शक्तिशाली है। तो हम पाएंगे कि मगध में एक के बाद एक कई बड़े राजवंश आए जो कि अपनी साम्राज्यवादी प्रक्रिया में क्या थे, काफी संलिप्त थे। इस क्रम में हम देखेंगे कि जो पहला राजवंश है वो बृहद्रथ राजवंश है। उसके बाद हर्यक वंश, यानी पहला बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश, पांचवा मौर्य वंश, छठवां शुंग वंश। यानी एक के बाद एक पाएंगे कि मगध की सत्ता पे बड़े बड़े वंशों ने शासन किया, और न केवल शासन किया बल्कि मगध क्षेत्र के जो क्षेत्र विस्तार था उसको काफी बढ़ाने का भी कार्य किया। अब देखिए, चूंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो सीधा आ जाते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष पर, ठीक है। तो सबसे पहला जरा सा हम यहां देख लेते हैं नोटबुक पे कि क्या हमारे लिए नवीन हो सकता है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मगध राजवंश को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश। इसमें जो सबसे पहला वंश का उल्लेख है उसको कहते हैं बृहद्रथ बृहद्रथ वंश। कई किताबें लिखती हैं, कई किताबें इसको नहीं लिखती हैं। अगर हम महाभारत और पुराणों की बात करें, चूंकि मैंने कहा है कि हमारे इतिहास जानने के स्रोत के रूप में महाभारत और पुराण दोनों ही बड़े कार्य के हैं। कारण क्या है, जैसे हमने कहा कि पुराण कहता है सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वाराणीस्य वंशानुचरित पुराणम पंचलक्षणम। वहीं महाभारत भी यहाँ पे कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वित इतिवृत्ति कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते। यानी दोनों ही जगहों पर इतिहास की बात की गई है, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम महाभारत और पुराणों को रखते हैं। इसके पहले जो पूर्व में क्लासें हुई हैं इतिहास जानने के स्रोत वाली, उसमें हमने बताया भी है कि पुराण और महाभारत इतिहास जानने के अच्छे स्रोत के रूप में है। उनमें यानी पुराण और महाभारत दोनों में ही मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश के रूप में जो सबसे पहले चर्चा करती है वो बृहद्रथ राजवंश की है। यानी कि बृहद्रथ राजवंश को मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश माना जाता है। साथ ही इसकी राजधानी के रूप में गिरिव्रज को बताया गया। किसको बताया गया? गिरिव्रज को। यदि कदे गिरिव्रज को राजगृह कहकर भी संबोधित किया गया है या उसके लिए समानार्थी नाम के रूप में आया है, गिरिव्रज या राजगृह। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं महाभारत में बृहद्रथ के एक पुत्र हैं जरासंध, जिनकी चर्चा की गई है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, सुना होगा, तो आप देखते हैं कि जरासंध एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है और साथ ही एक बाहुबली टाइप का राजा जो कि शरीर से काफी मजबूत था, और उसका मल्ल युद्ध हुआ था किससे? भीम से। और भीम ने क्या किया था? उसे दो भागों में फाड़ दिया था और उसके दाहिने और बाएं अंग को अलग अलग दिशाओं में फेंका था कृष्ण के इशारे पे। फिर हम पाते हैं कि बृहद्रथ के लिए एक नाम वोगस मिलता है। जरासंध के लिए, क्षमा करिएगा, जरासंध के लिए एक नाम वोगस मिलता है। यानी कि बृहद्रथ वंश, इसका संस्थापक स्वयं बृहद्रथ और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह इसकी राजधानी। और बृहद्रथ का पुत्र है, पुत्र कौन है? जरासंध। और जरासंध की चर्चा कहां? महाभारत में। किस क्रम में? तो हम जानते हैं भीम से क्या किया? मल्ल युद्ध किया और पराजित हुआ। ठीक है, इसके लिए कहते हैं जरासंध के लिए एक अन्य नाम मिलता है जिसे कहते हैं वोगस। ठीक है, ये चीज। अब चूंकि यहां पर इतनी ही बृहद्रथ राजवंश के बारे में चर्चा की गई, लेकिन यहां पर
कोई सुव्यवस्थित क्रम हमें दिखने को नहीं मिला। बस इतना जरूर हुआ कि जो प्रथम राजवंश के रूप में, ध्यान रखिएगा, प्रथम राजवंश के रूप में, यानी कि मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश कौन? बृहद्रथ राजवंश। ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है, तो बहुत सारे लोग हर्यक वंश लगाएंगे, जो कि गलत है। पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश से, उसके बाद जिस राजवंश ने मगध की सत्ता पे शासन करना शुरू किया, उसका नाम है हर्यक वंश। ठीक, तो हम जानेंगे कि हर्यक वंश क्या है। तो हम देखेंगे कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक जिस राजवंश ने मगध की सत्ता को क्या किया? आच्छादित किया, या मगध की सत्ता पे अपनी स्थिति को बनाए रखा, उसे क्या कहा गया? हर्यक राजवंश। जब हर्यक राजवंश को पढ़ते हैं तो हमारे मन में दो चीजें चलती हैं। पहली चीज यह है कि यह दूसरा राजवंश है जो मगध की सत्ता पे आ रहा है। दूसरी चीज, यह वह राजवंश है, हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश कहा गया है। तो जरा ध्यान रखिएगा, पहला राजवंश बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश। अब हर्यक वंश में जो पहला शासक है उसे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिंबिसार। ठीक, फिर बिंबिसार के बाद जो दूसरा शासक है उसे कहते हैं अजात शत्रु, और इसके बाद जो तीसरा प्रमुख शासक है उसे क्या कहते हैं? वो है उद्दाइन। ये तीन शासकों के मध्य हमें हर्यक राजवंश को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अन्य राजवंशों को। जैसे इसके बाद हम पाते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, जब हम शिशुनाग वंश की चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? स्वयं शिशुनाग की। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कालाशोक की। ठीक है, अब इससे आगे यानी शिशुनाग वंश से इतर हम बात करेंगे तो फिर करेंगे नंदवंश की। नंदवंश की, तो नंदवंश में हम देखते हैं कि एक नहीं कई शासक हुए, लेकिन मूल रूप से हमें दो ही शासक के बारे में पढ़ना है, एक घनानंद, दूसरा महापद्मनंद, यानी घनानंद और महापद्मनंद। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल के हिसाब से नहीं है, जीएस बेस में, इसमें सारी जानकारी या इनके बीच में जो आए शासक हैं, यहाँ पे जो शासक हैं, यहाँ पे जो स्थिति है, क्योंकि कोई राजवंश का उदय न अचानक होता है न उसका पतन अचानक होता है। उदय की एक सामान्य प्रक्रिया है, उसी प्रकार पतन की भी एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक, तो उसी क्रम में हम समझेंगे। अब देखिए, पहले राजवंश की बात किया, मैंने कहा बृहद्रथ वंश। इसमें हमने कहा कि बृहद्रथ है और उसका पुत्र जरासंध है, जिसे वोगस कहकर संबोधित किया गया है, और जरासंध का उल्लेख महाभारत में आता है भीम के साथ मल्ल युद्ध के परिणाम स्वरूप। फिर हमने कहा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश में पहला शासक जो है वो कौन है? बिंबिसार है, और इसी को हमने कहा हर्यक राजवंश को पितृहंता वंश। अब भाई सवाल ये उठता है कि इसे पितृहंता वंश क्यों कहा गया? हम जानते हैं कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उद्दाइन ने किया, यानी अपने पुत्रों के द्वारा ही पिता की हत्या की गई, इसीलिए इसे पितृहंता राजवंश के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज, अब जब इसके शासनकाल को हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो हर्यक राजवंश के रूप में दिखाई पड़ता है। अब यहां ये समझने वाली बात है कि 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव जो हुआ, उसको सबसे आगे ले जाने का कार्य जो दिखाई पड़ता है वो हर्यक राजवंश के साथ दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि बिंबिसार जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिंबिसार कैसा शासक है? तो हम देखते हैं पूरी तरह से साम्राज्यवादी है, यानी कि मगध की सीमा को ये अनवरत बढ़ाना चाहता है, यानी उसकी क्षेत्र सीमा को बढ़ा रहा है। इस क्रम में हम पाएंगे कि बिंबिसार के कुछ राज्य सीधे तौर पे क्या हैं? शत्रु राज्य हैं, और कुछ राज्यों से इसकी मित्रता भी है। दूसरी चीज, इसके जो
साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, ये सिर्फ बिंबिसार तक सीमित नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि इसके क्रम को, यानी कि साम्राज्य विस्तार के क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य अजातशत्रु ने किया। फिर उसके बाद उदयन ने भी किया, और उदयन ने एक नवीन नगर पाटलिपुत्र की भी स्थापना की। तो देखते हैं, अब आ जाते हैं अपने पीपीटी पे और समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें मगध राजवंश के शुरुआती जो अध्ययन है, इसमें हम मूल रूप से 3 ही राजवंश को पढ़ेंगे। कौन कौन? तो हमने कहा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि एक अलग से चैप्टर होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक है? यानी कि 5 राजवंश को अगर हम ठीक से देखेंगे तो मगध की स्थिति आपको समझ में आएगी। ठीक? कई इतिहासकारों का यह विचार है कि बिंबिसार के समय साम्राज्य विस्तार के लिए, यानी कि मगध के साम्राज्य विस्तार के लिए जो तलवार उठी, वो अशोक के समय जाकर कलिंग युद्ध के बाद थमी। ठीक? तो उसके क्या मायने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक? तो इस क्रम में सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पीपीटी पे और देखते हैं कि इसमें क्या विशेष दिया गया है। ठीक है? आइए, पहला राजवंश सीधा सीधा लिखा गया है हर्यक राजवंश। अब हर्यक राजवंश दिया गया है, तो हर्यक राजवंश का जो कार्यकाल है, इतिहास में तिथि की बड़ी भूमिका है। तिथि आपको ध्यान होनी चाहिए। तिथि अगर आप ध्यान देते हैं तो इतिहास का आधा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। और इतिहास को कभी भी रटने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करें। मैंने कहा 544 से 412 ईस्वी पूर्व, ये जो काल है वो हर्यक वंश के उदय का काल है, या उसके शासना काल की अवधि है। तो 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव किसके काल में हुआ? तो हमने कहा बिंबिसार, यानी कि हर्यक वंश के काल में हुआ। और हर्यक वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा है, यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है, वो कौन है? वह बिंबिसार है। कहते हैं प्रथम शक्तिशाली शासक जिसका शासनकाल 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा, उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक। कभी भी सवाल पूछेगा कि मगध साम्राज्य या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन है, तो हम कहेंगे कि कौन है? वह बिंबिसार है। दूसरी चीज, अब बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया, तो क्या सिर्फ युद्ध से हुआ? आप पाएंगे कि बिंबिसार बहुत ही एक चालाक व्यक्ति है। इसने न केवल साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया, बल्कि इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंबिसार ने जब तलवार उठाई तो क्या किया। हम पाएंगे कि बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध राज्य में मिलाया। यानी कि बिंबिसार की पहली विजय क्या थी? अंग राज्य की थी। यह प्रथम विजय के रूप में है, प्रथम विजय के रूप में। और वहां का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। यानी मगध का अंग पर विजय प्राप्त करना किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। और वहां पर बिंबिसार के द्वारा अपने पुत्र को क्या वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना, या एक गवर्नर के रूप में नियुक्त कर देना। आरंभिक रूप से अगर देखा जाए तो मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ही थी। हमने कहा था अभी आपसे कि बृहद्रथ राजवंश जिसकी चर्चा सबसे पहले मिलती है कि मगध की सत्ता पे शासन किया, उसकी भी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ही बताई गई। फिर हम देखते हैं कि बिंबिसार एक तो साम्राज्य विस्तार कर रहा है, यानी यह जो कार्य हुआ, यानी अंग राज्य को जीता गया, तो किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से। ये युद्ध के माध्यम से क्या किया गया? अंग राज्य को मगध में मिला लिया गया। अब क्या बिंबिसार सिर्फ युद्धरत था? नहीं, बिंबिसार के कुछ मैत्री संबंध भी दिखाई पड़ते हैं। कैसे? तो हम पाते हैं बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को क्या किया? अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा हेतु भेजा। और चिकित्सार्थ हेतु भेजा तो इतना तो मैसेज आ रहा है कि अवंती नरेश, यानी अवंती का जो शासक था वो मगध, यानी मगध के शासक बिंबिसार, यानी चंड प्रघोत और बिंबिसार के मध्य क्या थी? मित्रता थी। तभी जीवक को उसने चंड प्रघोत के इलाज के लिए भेजा होगा, और उसे क्या किया? उसने पांडु रोग से उसको मुक्ति दिलाई थी। अब देखते हैं कि इसके मैत्री संबंध भी पता लग गए कि इसका मैत्री संबंध है किससे है? तो हमने कहा अवंती से है।
प्रथम राज्य कौन विजित किया युद्ध के माध्यम से? तो अंग को। मैत्री संबंध दिखाई पड़ा किससे? तो हमने कहा अवंती से। अब युद्ध भी हो गया, मैत्री संबंध भी उसके कुछ राज्यों से है, और हम पा रहे हैं, हमने अपने शुरुआत में ही कहा कि युद्ध, मैत्री संबंध और उसके अलावा यानी कि कह सकते हैं कि वैवाहिक संबंधों से भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। तो हम देखते हैं उसकी प्रथम पत्नी जो है कौशल नरेश, यानी कि कौशल के राजा प्रसेनजीत हैं, और उनकी बहन है, उसका नाम है महाकौशला देवी। फिर दूसरी पत्नी जो है वो लिच्छवी राजकुमारी चेलना है, और एक अन्य उसकी पत्नी का नाम भी मिलता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि उसकी तीन तीन पत्नियों का जिक्र किया गया है। अब तीन पत्नियों में किसका किसका जिक्र किया गया है यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आखिर उसकी तीन पत्नियां थीं तो कौन कौन सी थीं। तो हम देखते हैं कि यहां पे लिखा गया कि चंड प्रघोत को क्या किया? सहायता दिया एक मैत्री संबंध के रूप में, लेकिन वैवाहिक संबंध के माध्यम से राज्य विस्तार, वैवाहिक संबंध से के माध्यम से जो राज्य विस्तार किया गया है वो क्या किया गया है? तो हम पाएंगे कि मद्र देश की राजकुमारी है जिसका नाम है क्षेमा। क्या नाम है? मद्र देश की, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, क्षेमा से विवाह किया। मद्र देश, इसका तात्पर्य किससे है? तो मद्र देश पंजाब को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि कौशल, कौशल देवी, ये कौन है? प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी। फिर आगे यानी लिच्छवी राजकुमारी जो है चेलना, चेलना, यानी कि मद्र देश से उसका बेहतर संबंध है। उसका संबंध कौशल के राजा जो प्रसेनजीत हैं उनकी बहन कौशला देवी से विवाह किया, वहां भी इसके अच्छे संबंध हैं। फिर चेलना, चेलना से भी उसके अच्छे संबंध हैं, यानी कि लिच्छवी जो गणराज्य था वहां की भी राजकुमारी से विवाह किया। यानी कि हम पाएंगे कि इसके संबंध कुछ राज्यों से वैवाहिक रूप से जुड़े हुए थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि कौशल, लिच्छवी और मद्र देश, ये तीन आते हैं जहां से उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से क्या किया? अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या नवीन चीज है। यानी कि अब उसके बाद का शासक, यानी कि बिंबिसार के बाद का शासक, तो बिंबिसार के बाद कौन आ गया? तो हमने कहा बिंबिसार के बाद अब आते हैं अजात शत्रु। ये कौन है? ये उसी का पुत्र है, और यहाँ पहले ही लाइन में दिया गया है कि इसका जो शासना काल है 492 से 460 ईस्वी पूर्व है, और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु ने क्या किया? मगध पर शासन किया, मगध पर शासन किया। और इसका अजात शत्रु का अन्य स्रोतों में एक नाम मिलता है जिसे कहते हैं कुणिक, ध्यान रखिएगा, कुणिक ये नाम मिलता है। अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने क्या किया? काशी और वजी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसका मंत्री है एक वसस्कार, वसस्कार के द्वारा उसने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजात शत्रु को वजी संघ पर विजय प्राप्त हुई। यानी कि कह सकते हैं काशी और वजी संघ, चूंकि ध्यान रखिएगा कौशल नरेश जो है उन्हीं के अंतर्गत क्या था? काशी था। जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो कौशल नरेश ने काशी को पुनः ले लिया। जब ले लिया तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अजातशत्रु ने पुनः युद्ध किया। किससे? काशी नरेश से, यानी कि कौशल के शासक से, और पुनः उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। इस क्रम में उसने काशी के शासक जो थे उस समय, उनकी पुत्री है वाजिरा, उसी से वो विवाह करता है। कौन? अजातशत्रु। यानी कि पिता के समय वो साम्राज्य था, पिता की मृत्यु के बाद काशी पुनः स्वतंत्र हो गया था, जिससे पुनः अजातशत्रु ने मिलाने का प्रयास किया। वजी संघ, वजी संघ में हम पाते हैं कि वजी संघ में फूट डलवाया गया। अपने एक मंत्री वसस्कार को भेजकर क्या करता है? वजी संघ में फूट डलवा देता है, चूंकि वह एक मजबूत संघ था। और इस बात की सूचना
यद्यपि तथ्यों में यह मिलती है कि महात्मा बुद्ध ने यह सलाह दिया था कि तुम वजी संघ को जीतना चाहते हो तो वजी संघ में पहले फूट डालनी होगी, तब तुम राज्य को प्राप्त कर पाओगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि वसस्कार नामक एक मंत्री को वैशाली के लिच्छवियों में फूट डलवाने को भेजता है और वहां पर वजी संघ पर फूट डलवाकर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। इस युद्ध में अजात शत्रु ने दो हथियारों का प्रयोग किया था। एक हथियार है रथ मुसल और दूसरा हथियार है महाशिला कंटक। यानी कि ये ऐसे हथियार थे, रथ मुसल यानी कि जो भी सामने आए उसको काटने का कार्य करता था, और महाशिला कंटक एक पत्थर फेंकने वाली एक मशीन थी जो कि प्रयोग की गई। ये दोनों नए हथियार थे प्राचीन काल में। फिर हम देखते हैं कि लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, चूंकि लिच्छवी संघ पे क्या किया कि उसने अधिकार कर लिया, तो वो मानता था ये चीज कि लिच्छवी एक मजबूत गणराज्य है, तो उससे हमेशा क्या था, सतर्क था। तो लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी गिरिव्रज में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, और इस समय सर्वप्रथम पाटलिपुत्र ग्राम का एक सामरिक महत्व का पता लगा। यानी कि वो जब साम्राज्यवादी नीति का प्रतिपालक हो गया था, जब एक के बाद एक राज्यों को जितना अजातशत्रु ने शुरू किया, तो इस क्रम में सबसे पहले क्या होता है, एक राजा अपनी राजधानी क्षेत्र को सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, अजातशत्रु द्वारा लिच्छवियों से लड़ते हुए महसूस किया गया था कि जो सबसे बेहतर राजधानी के रूप में हो सकता है वो क्या हो सकता है, पाटलिपुत्र हो सकता है, या पाटन गांव हो सकता है, या पाटल गांव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि वह दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। आज भी आप जाएंगे पटना में तो आप देखेंगे कि एक तरफ सोन नदी है, एक तरफ गंगा नदी है। यानी कि वह एक ऐसा नगर था पाटल गांव जो एक जलदुर्ग के मध्य स्थित जैसा प्रतीत होता है या दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि लिच्छवियों से लड़ते हुए क्या किया गया, उसके सामरिक महत्व को समझा गया, लेकिन महत्व को समझने के बाद भी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं की गई। फिर हम पाते हैं कि बाद में उदयन जो इसका उत्तराधिकारी है, किसका, अजातशत्रु का, ये आएगा और अपनी राजधानी राजगृह से उठाकर पाटलिपुत्र ले जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम ये चीज समझ चुके हैं कि अजातशत्रु के साथ दो तीन चीजें बड़ी सही जुड़ी हुई हैं। पहली चीज काशी और लिच्छवियों पर विजय, दूसरी चीज दो हथियारों का प्रयोग, रथमुसल और महाशिला कंटक। फिर हमने पाया कि अजातशत्रु ने जो अपना जो सामरिक अभियान किया, उसी अभियान के दौरान पाटल गांव के महत्व को समझा गया, लेकिन वहां पे राजधानी स्थापित नहीं की गई, बल्कि क्या किया गया, उदयन के द्वारा वहां पे राजधानी स्थापित किया गया। अब उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में हम देखते हैं कि अजातशत्रु का जो शासनकाल था उसके 8वें वर्ष में ही बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। कई बार पूछता है, बार बार एग्जाम में आता है कि जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय मगध की सत्ता पे कौन शासन कर रहा था, तो हम पाते हैं कि वहां की सत्ता पे कौन शासन कर रहा था, तो ये अजातशत्रु स्वयं था। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अजातशत्रु के ही शासन काल में पहली बार हम प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी पाएंगे। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन और उसी के समय निर्वाण प्राप्ति भी उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में क्या किया, एक स्तूप का निर्माण किया। स्तूप का अर्थ होता है, स्तूप मतलब थूहा या ढेर होता है, जिसमें मृत्युपरांत भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेषों को रखा गया है। अब इससे अगला शासक कौन है, तो हम पाते हैं उदयन जिसका शासनकाल 461 ईस्वी से 455 ईस्वी पूर्व पड़ता है। पुराण और जैन ग्रंथों में के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर या कुसुम ध्वज नामक नगर की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला विचार पाटल गांव, उसके बाद इसको कहा गया कुसुमपुर, एक अन्य नाम कुसुम ध्वज, और बाद में पाटलिपुत्र। ये सारे नाम, और वर्तमान में पटना, ये सारे नाम एक ही के पर्यायवाची हैं। यानी पाटल गांव, कुसुमपुर, कुसुम ध्वज
पाटलिपुत्र और पटना, ये क्रम है। यानी बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पहला नाम क्या है, पाटलगांव, दूसरा कुसुमपुर, तीसरा कुसुमध्वज, चौथा पाटलिपुत्र और पांचवा पटना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसने अपनी राजधानी कहां बना दी, उज्जैन ने। उज्जैन का इतिहास में विशेष महत्व इसीलिए है कि उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। फिर उज्जैन जो शासक था स्वयं जैन धर्मावलंबी था। कैसा है, जैन धर्मावलंबी। तो ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का अन्वेषक है या जैन धर्म को मानने वाला है। और अगर पूरे क्रम को हम देखें तो हम पाते हैं कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है उसको कहते हैं नागदशक या दर्शक। यह इस वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक हर्यक वंश का बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक या नागदर्शक के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को एक राजवंश यानी कि हर्यक वंश समाप्त होता है। वो हर्यक वंश के बाद जो नवीन वंश आया उसे कहते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल क्या रहा, तो उसको देखते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो शासनकाल है वो हम पाते हैं 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक है। किसका, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज पर क्या किया, अधिकार किया। अवंती और वत्सराज, हम पूर्व में जानते हैं कि अवंती के साथ बिंबिसार के अच्छे संबंध थे, इसीलिए अवंती के शासक चंड प्रघोत को जब पांडु रोग की बीमारी लगी तो उसने क्या किया, अपने एक राज्य वैद्य जीवक को वहां भेजा था। अब देखते हैं कि यहां पर अवंती और वत्स दोनों को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत अगर उसके हम क्षेत्र की बात करें तो हम पाएंगे बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग मगध साम्राज्य में क्या है, शामिल है। यानी मगध साम्राज्य पहले से अब ज्यादा बड़ा हो गया। मैंने कहा था कि किसी भी साम्राज्य का निर्माण एकाएक नहीं होता बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। अब शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उसने वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो यहां पर ध्यान ये देना होगा कि शिशुनाग का जो सबसे पहला कार्य है, पहला कार्य अवंती और वत्स को मगध में मिला लेना। दूसरा कार्य है, देखा जाए तो कहते हैं कि उसने एक संघ यानी कि वजी संघ को अपने नियंत्रण में रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त एक अन्य राजधानी वैशाली में बनाता है ताकि उन पर नियंत्रण किया जा सके। शिशुनाग यानी कि शिशुनाग वंश को हम देखते हैं कि शिशुनाग के नाम पे ही शिशुनाग वंश है। और शिशुनाग ने के बाद जो अगला शासक आ रहा है या शिशुनाग के बाद जो प्रमुख शासक आ रहा है उसका नाम है कालाशोक या काकवर्ण, जो कि 394 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर उसका शासनकाल लगभग 366 ईस्वी पूर्व तक चलता है। पुराण तथा दिव्यावधान में इसे एक अन्य नाम जिसे कहते हैं काकवर्ण कहकर संबोधित किया गया है। इसने वैशाली की स्थापना पर क्या किया, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि वैशाली के स्थान पर जहां यहां पे कहा गया कि किसके नियंत्रण के लिए, वज्जियों पर नियंत्रण के लिए पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ पे जब शिशुनाग आया, क्षमा करिएगा, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक आया या काकवर्ण आया तो उसने क्या किया कि राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र के रूप में ही स्थापित कर दिया। यानी कि दूसरी राजधानी जो वैशाली में थी उसको समाप्त कर दिया। अब शिशुनाग नामक एक अन्य आमद के पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। क्षमा करिएगा, ये थोड़ा पीपीटी गड़बड़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, ठीक। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो यहाँ पे हमें कालाशोक के बारे में यही ध्यान रखना होगा, ये जिसे कहते हैं कि इसे बौद्ध ग्रंथों या पुराणों में एक नाम दिया गया है काकवर्ण, पहली चीज। दूसरी चीज, वैशाली की जगह पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को ही स्थापित रहने दिया। फिर सिंहली महाकाव्यों में, जिसे सिंहली महाकाव्य कौन है तो हम कहते हैं दीपवंश महावंश, तो उसमें वर्णन आया है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कितने वर्ष बाद, 100 वर्षों बाद
कालाशोक के शासन काल में हम पाते हैं कि कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष में वैशाली में क्या किया गया, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इसी संगति में विभेद उत्पन्न होने के कारण जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया, जिससे स्थाविर या महासांघिक कहकर संबोधित किया जाता है। यानी कि वह द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम संगति थी। हम लोग बौद्ध धर्म में इस चीज को जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ। उस समय जो शासक था कौन था, कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, हम लोग जानते हैं कि वैशाली में उसका आयोजन किया गया। फिर जो दो संघों में विभाजित हुआ उसे स्थाविर और महासांघिक कहकर संबोधित किया गया। अब पाते हैं कि शिशुनाग वंश की जो वंशावली है वो बहुत लंबी नहीं है। इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है नंदीवर्धन या महानंदिन, यानी कि यह अंतिम शासक था। शिशुनाग स्वयं शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदी था। ठीक, अब तीसरा राजवंश, जो तीसरा प्रमुख राजवंश है उसको कहते हैं नंद वंश, ठीक है। तो नंदों की क्या विशेषता है जरा देखते हैं। तो हम देखते हैं, कहते हैं उग्रसेन या महानंदी को ही पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो कि एक शूद्र शासक था। ऐसा कहा गया है कि महापद्मनंद कैसा शासक है, तो शूद्र शासक है। नंद वंश का संस्थापक और प्रथम राजा भी महापद्मनंद ही है। पुराणों का उल्लेख है कि नंद वंश के जो शासक थे वो क्या थे, वो शूद्र थे। दूसरी चीज, महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासकों में गिना जाता है। उसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय को भी किया और यहाँ पर एक जिन मूर्ति को उठाकर अपने साथ मगध ले गया था। यानी कि उसका शौर्य कलिंग तक दिखाई देता, जो कि कलिंग पहले स्वतंत्र था। अब देखेंगे कि महापद्मनंद ने क्या किया, कलिंग को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। तो देखते हैं पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक, अब देखिए उपाधि देखिए, सर्वछत्रांतक। चूंकि यह राजा कैसा है, तो पुराण कहते हैं यह शूद्र राजा है और जिस चीज को इसने वर्ण किया है वो क्या है, शासन सत्ता को वर्ण किया है। शासन सत्ता पे हम पहले ही जानते हैं कि किसका अधिकार था, क्षत्रिय वर्ग का अधिकार था। तो क्षत्रिय वर्ग के अपोजिट खड़ा हो रहा है, इसलिए इसकी उपाधि क्या है, सर्वछत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव, भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम कहकर संबोधित किया गया, या अपरो, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम कहकर भी संबोधित किया गया है। एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करता है और उसने एक राठ और एक छत्र की उपाधि को भी धारण किया। हमने बताया था आपको कि उपाधि क्यों ली जाती है, राजत्व को मजबूत करने के लिए। एक राजा क्यों अपनी उपाधि लेता है, तो वो अपने राजत्व को मजबूत करता है। वो बताना चाहता है कि उसमें कुछ विशेष गुण है। वो विशेष गुण क्या है, वो दैवीय गुण है, जो कि सामान्य लोगों में नहीं होता है। तो वो अपने आप को, अपने आभा मंडल को बढ़ाए रखने के लिए इस तरीके की उपाधियां ली जाती है। जैसे सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। यानी क्यों, क्योंकि जिस सत्ता को उसने अधिग्रहित किया था उस सत्ता पे शुरू से कौन चला रहा था, क्षत्रिय वर्ग चला रहा था। यानी क्षत्रिय यह मानता था कि शासन सत्ता का अधिकार किसका है, क्षत्रिय का है, और इसीलिए शायद उसने क्षत्रियों में भय उत्पन्न करने के लिए सर्वछत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला जैसी उपाधि को उसने ग्रहण किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो महापद्मनंद, महापद्मनंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक है और इसने सर्वप्रथम क्या किया, कलिंग की विजय किया। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय ये बड़े शासक थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर क्या किया, पूरे भारत को रौंद दिया, सेना कैसी, डाकुओं की गिरोह जैसी। वो भी क्या किया, कलिंग पे अधिकार नहीं कर पाया था, या कलिंग उसके समय स्वतंत्र था, बिंदुसार के समय भी स्वतंत्र था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि महापद्मनंद के अंतर्गत कलिंग है और नहीं तो फिर सम्राट अशोक के अंतर्गत कलिंग है। अब आते हैं पूरे पीपीटी पे कि इसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और वहां से क्या किया, एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और न केवल नहर खुदवाई
बल्कि एक जैन प्रतिमा उठाकर मगध ले गया। यानी कि उसके अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर ले गया। अब महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन है। ग्रीक लेखकों ने अपने ऐतिहासिक स्रोतों में घनानंद के लिए एक नाम प्रयोग किया है, अग्रमीज। क्या नाम किया प्रयोग? अग्रमीज। अग्रमीज कहा गया। और घनानंद के समय लगभग 325 ईस्वी पूर्व के आसपास हम पाते हैं कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पे क्या किया? आक्रमण किया था। ठीक, चूंकि वो पश्चिमोत्तर तक ही रह गया। अब हम जानते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो सिकंदर का सामना सबसे पहले किससे हुआ था? तो हम देखते हैं कि वहां पर पोरस जैसा शासक है जो कि सिकंदर से युद्ध करता है, और सिकंदर से न केवल युद्ध करता है बल्कि एक भीषण युद्ध को उसने अंजाम दिया अपनी छोटी सी सेना लेकर। चूंकि सिकंदर के साथ भी अपनी कुछ समस्याएं रही होंगी, तो सिकंदर चूंकि काफी दिन से चलकर भारतीय सीमा तक पहुंचा था, सिंधु नदी तक आया था, तो वहां पर जब पोरस से युद्ध होता है तो पोरस से युद्ध होने के बाद सिकंदर पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि एक विजित राजा जो एक हारे हुए राजे के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए, यानी कि पराजित राजा के साथ जैसा एक विजित राजा व्यवहार करता है, यानी मारना हो तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात से सिकंदर बहुत प्रसन्न होता है और अपने जीते गए भारतीय राज्यों का जो अधिपति है वो किसे बनाता है? पोरस को बनाता है। और पोरस उसे चेतावनी भी देता है कि ये तो सीमावर्ती राज्य हैं, ये तो छोटे राज्य हैं, अभी जो सबसे शक्तिशाली भारत का राज्य है वो कौन है? मगध है। और वो किसके नियंत्रण में है? तो घनानंद के नियंत्रण में है। वर्णन किया गया उसके द्वारा कि ये हमारी आर्मी तो कुछ नहीं, हम तो झुंड हैं। उसकी आर्मी ऐसी है, इतनी बड़ी है कि नदी को पी के सुखा दे, अगर तीर आसमान में मारे तो सूर्य को ढक दे, इतनी बड़ी आर्मी है उसकी। हालांकि घनानंद के बारे में जो भी वहां बताया गया वो उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि महापद्मनंद के 8 पुत्र हैं, उनमें घनानंद सबसे बड़ा और वही शासक बनता है। जब शासक बनता है तो उसके समय उत्तर पश्चिम में एक आक्रमण होता है, किसका? सिकंदर का। सिकंदर जिसे महान सिकंदर या विश्व विजेता सिकंदर कहकर इतिहास में संबोधित किया गया है। घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण किया। फिर हम पाते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। यानी यहां पर यह चीज ध्यान रखना होगा कि किसकी सहायता से? किसने? तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश किया। और नंद वंश का विनाश क्यों किया गया? तो कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से कोई मतलब नहीं था। ठीक, दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े ही अलग भाव लिए हुए थे। यानी राजा प्रजा पर और प्रजा का वात्सल्य राजा पर न के बराबर था। हम देखते हैं कि यहां पर कुछ भी हो, नंद वंश का पतन होता है और नंद वंश के बाद एक नवीन सत्ता भारत में आती है जो कि एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करती है। इतना बड़ा साम्राज्य, कहते हैं राधा कुमुद मुखर्जी कि मौर्यों का साम्राज्य इतना बड़ा है जिसको प्राप्त करने के लिए मुगल हमेशा प्रयासरत रहे और ब्रिटिश जिसे देखकर न रखते रहे। यानी कभी भी न ब्रिटिश न मुगल उस सीमा को छू पाए। यानी भारतीय अगर ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा जाए तो मौर्यों से बड़ा साम्राज्य किसी का भी नहीं है। यानी कि उतनी बड़ी सीमा अन्यत्र राजवंशों में हमें बाद के इतिहास में नहीं दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी जो सीमा वाला राजवंश मौर्यों की चर्चा करेंगे अब इसके बाद। उसके पूर्व ये ध्यान रखेंगे कि ये जो महापद्मनंद या घनानंद की जो बात की गई है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी या पुस्तक है, या व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि जो थे नंद वंश के समय ही थे। ठीक, तो नंद वंश में पाणिनि का उल्लेख आप कर सकते हैं कि घनानंद के एक मित्र के रूप में पाणिनि थे, यानी उससे जुड़े हुए थे। पाणिनि और घनानंद का संबंध आपस में था और उसके राज दरबार से जुड़े हुए थे। और पाणिनि ने ही उसी समय घनानंद यानी कि नंद वंश के शासनकाल में ही अष्टाध्यायी नामक पुस्तक को लिखा, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पाएंगे कि वर्ष उपवर्ष जैसे विद्वान भी या अन्य विद्वानों के रूप में भी यहाँ पे
नंदों में हमें देखने के लिए मिलेगा कि नंद शासना काल में वर्ष है, उपवर्ष है, पाणिनि है, जैसे बड़े बड़े विद्वान हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिर भी नंद वंश का विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि वह शासन जो संचेतना थी या शासन के प्रति जो संचेतना एक राजा की होनी चाहिए, उसका यहाँ पे अभाव है। अकर्मण्यता, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा हम क्या पाएंगे कि बारंबारता है। साथ ही हम देखेंगे कि एक राजा का एक प्रजा के प्रति जो वात्सल्य होनी चाहिए उसका भी अभाव है, राष्ट्र की चेतना का अभाव है। साथ ही राजा पूरी तरीके से निरंकुश है और निरंकुश व्यवहार वो प्रजा पे लगातार दिखा रहा है। यही सब कारण थे कि नंद वंश का विनाश हुआ और वहां पर चाणक्य जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और क्या करता है, नंद वंश को हटाकर वहां पर हत्या कराता है। किसकी? घनानंद की, और चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को सत्तासीन करता है। ठीक यहाँ पर मगध साम्राज्य का जो 4 राजवंश थे, जिसमें हमने चर्चा किया बृहदत्त राजवंश की, फिर हर्यक राजवंश की, फिर शिशुनाग राजवंश की, फिर उसके बाद नंद की, यानी 4 राजवंशों के अंतर्गत हम आरंभिक मगध के उत्कर्ष को देखे कि कौन कौन किसको किसके राज्यों को अधिग्रहित कर रहा है। वहां से जो भी सवाल बन सकते हैं आपको बताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब अगली क्लास हमारी शुरू होती है मौर्य राजवंश की। एक खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा शुरू करेंगे।